भारत माता की, भारत माता की जय भीम, जय भारत। और मेरे साथ बोलिए, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। आज एक बहुत ही दुखद समय है। कुछ कायरों ने, कुछ विधर्मियों ने उनके स्वभाव और उनके मत के अनुसार एक बहुत ही कायरानापन घटना को अंजाम दिया है पुलवामा में। सबसे पहले पहलगाम में जो भी जिन लोगों ने भी अपना जीवन खोया है, ठाकुर जी से प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। और साथ ही साथ भारत की सरकार से यह आग्रह भी है कि वो कहीं पर भी हो, जिस बिल में जाके भी छिपे हो, तो पाकिस्तान भी यदि पहुंच जाते हैं तो उनको उनके घर से, उनके माल से निकाल कर उनको अंजाम तक पहुंचाए। और ऐसा कामना और ऐसा इच्छा इसलिए भी है क्योंकि अभी देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो हम नहीं कह सकते थे, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है तो देश की जनता को यह विश्वास है कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद इस पाकिस्तान ने 10 साल तक कुछ नहीं किया। अभी दोबारा कुछ ऐसा कीजिए कि पाकिस्तान रहे या ना रहे, लेकिन देश का हमारा गौरव रहना चाहिए, हमारा सशक्ता इस आम्बेडकर सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे अपने इस जिले के सम्मानित अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य जी, मंच पर विराजमान हमारे अग्रज और पश्चिम बंगाल के सह संगठन मंत्री श्रीमान सतीश जी, आदरणीय कृष्णानंद मुखर्जी जी, सत्यजीत दास जी, मेरे साथ चल के आए हुए चिरकुंडा के नगर परिषद के चेयरमैन डब्लू बावरी जी, यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों, प्रेस मीडिया के साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार, आप सबको जय भीम। अभी पहलगाम में जो घटना हुई, धर्म देख करके मारा गया। और जो लोग कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, उनके लिए यह एक सीधा आंख खोलने वाला घटना है। और जैसे पता चल रहा है कि इस पूरे घटना को जितने भी आतंकी थे उन्होंने अपने कैमरे में कैद भी किया है, और आज नहीं तो कल वो भी दिखेगा, उसका दुष्प्रचार कैसे वो करेंगे कि कैसे हम चुन चुन करके लोगों को मारें। कश्मीर के अंदर ये हालात क्यों पैदा हुआ? जब देश की आजादी हो रही थी तो सैकड़ों रियासतें थे, सैकड़ों रियासतों का विलय हो गया भारत में। हैदराबाद के निजाम से लेकर के कई एक छोटी बड़ी रियासतें थी, सैकड़ों रियासतें थी, कहीं पर भी इस तरह का अलगाववाद पैदा नहीं हुआ। जम्मू और कश्मीर में ही इस अलगाववाद को क्यों पनपने दिया गया? महाराजा हरि सिंह ने जब कह दिया था कि हम पूर्ण विलय चाहते हैं, तब नेहरू जी ने, उस समय कांग्रेस और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उनकी प्रबल इच्छा रही, शेख अब्दुल्ला उनके आग्रह पर, जो प्रधानमंत्री थे उस समय, वहां पे प्रधानमंत्री बनाना चाहिए उनको, और उनके आग्रह पर भी कि भारत जो है हमें सुरक्षा भी दे, सैन्य सुरक्षा भी दे, हमारे भरण पोषण भी करे, हमें डेवलपमेंट के लिए भी आगे बढ़ाए, और हमारे लिए एक अलग संविधान दे दे, एक निशान दे दे और एक प्रधान दे दे। ये नेहरू जी की बहुत प्रबल इच्छा थी। आज के इस
सम्मान बयान का मैं शुरुआत उसी से करता हूं। आम्बेडकर जी ने इसका घोर विरोध किया था। आम्बेडकर जी ने कहा था कि भाई एक देश के अंदर हम अपना सब कुछ दें उनको, और ये क्या बात होगी कि मैं उनको सुरक्षा भी दूं, उनको रहने के लिए खाने के लिए व्यवस्थाएं भी दूं, और वो हमारे ही देश में हमारे संविधान को नहीं मानेंगे, वो अलग एक संविधान मांगेंगे, अलग संविधान बनाएंगे, अपने देश के अंदर ही वो अपना एक निशान लेकर के चलेंगे और उसका प्रधानमंत्री भी होगा। आम्बेडकर जी इस बात के घोर विरोधी थे। और आप सबको मालूम है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जब तक 370 और 35 आम्बेडकर जी ने कहा था जब तक मैं हूं इसे नहीं होने दूंगा। और संविधान के अनुच्छेद में संविधान सभा में बहस के बाद तब शामिल हो सकता था जब संविधान सभा में इसको प्रस्तावित किया जा सके। नेहरू जी के बाद पता चल गया कि भाई आम्बेडकर जी इसको नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने एक ऐसा समय चुना जब संविधान सभा में आम्बेडकर जी नहीं थे और किसी काम से 2-4 घंटे बाहर थे। उस समय कांग्रेस के ही एक जो उनके बहुत करीबी थे, उनके माध्यम से यह प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत कराया गया और 370 और 35A लागू करा करके एक देश के अंदर ही 2 निशान, 2 प्रधान और 2 संविधान की मान्यता नेहरू जी की चालाकी ने संविधान सभा में करवा दिया। बाबा साहब आम्बेडकर इतने इस विषय के विरोधी थे, वो जब वापस लौट करके आए तो उनको बहुत पीड़ा हुई और वो सीधे चले गए राजेंद्र प्रसाद जी के पास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्षता वही कर रहे थे, वही लीड कर रहे थे संविधान सभा को। और उन्होंने जाकर उनसे आग्रह किया और बहुत आग्रह करके 370 और 35A को जो परमानेंट हो जाता, तो आज हम जम्मू और कश्मीर से 370 और 35 से नहीं हटाते, उसको टेम्पररी व्यवस्था में डाली और अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, उनका बलिदान ही इस बात को लेकर के हुआ कि एक देश में एक निशान, 2 प्रधान 2 निशान और 2 संविधान नहीं चलेगा। उनके बलिदान को हम लोग श्रद्धांजलि नहीं दे पाते। आपके कारण से देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का शासन आया और 370 और 35 से हटा करके कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को भारत का भी हिस्सा बना लिया। लेकिन अलगाववाद की नींव तो पड़ गई। तुष्टीकरण की राजनीति का नींव जो उस समय धर्म के आधार पर, बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर एक अलग देश का निर्माण हो चुका है, इसलिए ज्यादा अच्छा है पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान। आप बाबा साहब आम्बेडकर का पढ़ेंगे तो उसमें साफ उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पर जब अलग नेशन का निर्माण हो गया है, अलग देश का निर्माण हो गया है, तो उस देश में इनको चले जाना चाहिए। 2 लोग बच जाते हैं, वो यहां रहना चाहते हैं। ये बहुत लोगों का मत था, तुष्टीकरण की राजनीति उसी समय से चालू हो गई थी। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर जी का एकदम स्पष्ट मत था और वो इस्लाम धर्म के प्रति अपना जो है खुला और स्पष्ट विचार रखते थे। उन्होंने पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो ब्रदरहुड है मुस्लिम समाज का, वो सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित है। उनका जो ब्रदरहुड है, जैसे हम वसुधैव कुटुंबकम का जब बात करते हैं अपने सनातन संस्कृति में, तो हमारे लिए सब बराबर है, वो चाहे हिंदू हो, गैर हिंदू हो, वो अमेरिका में रहने वाला हो या इंग्लैंड में रहने वाला हो, बांग्लादेश में रहने वाला हो। हम वसुधैव कुटुंबकम का जब बात करते हैं तो इस ब्रह्मांड में जीव जंतु जो भी रहते हैं, हम उसके कल्याण के लिए और उसको जो है अपना मानने के लिए बात करते हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई जो मुस्लिम ब्रदरहुड है सिर्फ मुस्लिमानों के लिए ही है, जो मुसलमान है उन्हीं को भाई मानेंगे, बाकी वो बेधर्मी मानेंगे, उनको काफिर मानेंगे। यह स्पष्ट मत था उनका। लेकिन इस तुष्टीकरण की राजनीति का दंश अभी तक देश झेल रहा है। इतने सारी रियासतें मिल गई, कहीं पर चू से चा नहीं हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो प्रयोग नेहरू जी ने किया तुष्टीकरण की राजनीति उसमें प्रधानमंत्री बनने के लिए, उसका दंश आज भी हमें झेलने को मिल रहा है। 370 और 35 से हटाने के बाद भी, इतना अच्छा गवर्नेंस देने के बाद भी आज हमारे निहत्थे नागरिकों को जो अपने देश में घूमने के लिए गए हैं, उनको गोलियों से मार करके आज उनको मार दिया गया, धर्म पूछ करके मार दिया गया। अभी भी सेकुलरिज्म वाले लोग छाती पीट करके कहेंगे कि भाईचारा बनी रहनी चाहिए। एक देश की
ये देश कितने खतरनाक मोड़ पर है। और जब कांग्रेस कहती है कि देश का संविधान और देश का लोकतंत्र खतरे में है, तब हमें विचार करना होगा। जिस कांग्रेस ने आजादी के 75 सालों तक बनेंगे, 63 सालों जब तक मोदी जी नहीं आए, तब तक इस देश के अंदर संविधान को सही तरीके से लागू तक नहीं होने दिया। बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान और संविधान का अपमान कांग्रेस ने निरंतर किया है। ये किसी से छिपी हुई नहीं है। दो शब्दों में इस विषय पर रखना चाहता हूं। बाबा साहब आम्बेडकर, जो लोग कह रहे हैं आज संविधान की प्रतियां लेकर के घूम रहे हैं, उनको जीते जी कभी सम्मान कांग्रेसियों ने नहीं दिया। जब संविधान सभा का गठन हो रहा था, तो संविधान सभा के गठन के लिए जरूरी था कि जो प्रेसिडेंसी थी वहां से आप निर्वाचित होकर के संविधान सभा में आइए। बाबा साहब आम्बेडकर बॉम्बे में रहते थे, उन्होंने वहां से निर्वाचन लड़ने का काम किया। कांग्रेसियों ने, विशेष करके नेहरू जी का विशेष अलगाव था बाबा साहब आम्बेडकर से। और अलगाव किस कारण से था? क्योंकि नेहरू जी कोई पसंद नहीं था। बाबा साहब आम्बेडकर सच को बोलने वाले थे। एक दलित वर्ग में पैदा लेने के बाद भी, एक महार जाति के, एक महार का बेटा होते हुए भी उन्होंने इतनी विद्वता प्राप्त कर ली थी, देश विदेश से इतनी डिग्रियां हासिल कर ली थी कि उनके विद्वता और उनके वक्तव्यों का और उनके भाषणों का कोई जवाब लोगों को नहीं मिलता था। वो दलितों का, वंचितों का, शोषितों का एक मुखर आवाज थे, एक जीवंत हस्ताक्षर थे। उनकी पॉपुलैरिटी और उनके ज्ञान से नेहरू जी इतने ईर्ष्यालु हुआ करते थे कि उन्होंने कभी भी आम्बेडकर जी को आगे बढ़ने का या आम्बेडकर जी को उचित सम्मान देने का या कांग्रेस में स्थान देने का कभी भी उन्होंने प्रयास नहीं किया, हमेशा उनको रोकने का काम किया। नेहरू जी को मालूम था, कांग्रेस के और कुछ लोगों को मालूम था कि अगर यदि आम्बेडकर जी आ जाएंगे संविधान सभा में तो अपने हमारी मनमानी नहीं करने देंगे, वो सही बातों को रखेंगे। इसलिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी के इलेक्शन में उन्होंने उसी समय बड़े चालाकी के साथ लेफ्टिस्ट जो पार्टियां थी वहां पर, जो वामपंथी लोग थे, उनके साथ इनका संबंध बड़ा कड़वा होता था, कांग्रेस और वामपंथियों का। लेकिन वामपंथी जो संगठन है, उनके नेता है, उनसे मिल करके उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के चुनाव में उनको हरवा दिया, बाबा साहब आम्बेडकर। और उन्होंने मान लिया कि अब बाबा साहब आम्बेडकर जो है वो अपने यहां नहीं आएंगे, अब यहां नहीं आएंगे, संविधान सभा में नहीं आएंगे। लेकिन उसी वक्त योगेंद्र मंडल, आप सब लोग नाम जानते हैं, योगेंद्र मंडल इसी बांग्लादेश, जो अभी बांग्लादेश है, उस समय हमारे भारत का अंग था। योगेंद्र मंडल भी दलित थे, बैरिस्टर थे बहुत बड़े। उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को संपर्क करा और उनको यहां बुला करके यहां से उनको जिताने का काम किया, बंगाल से, और जिता करके उनको संविधान सभा में भेजने का काम किया। संविधान सभा की पहली बैठक में बाबा साहब आम्बेडकर गए, और जब अंतरिम जो कैबिनेट बनी थी उस समय की, आजादी के पहले की, उस अंतरिम कैबिनेट और इस सरकार में जब देश के विभाजन का रेड क्लिफ को जिम्मेवारी दिया गया, तो बड़े चालाकी के साथ कांग्रेस ने यहां भी षड्यंत्र किया और जो क्षेत्र से बाबा साहब आम्बेडकर जीत करके आए थे, उस क्षेत्र का परिसीमन जो है बांग्लादेश में करवा दिया। अभी का बांग्लादेश, उस समय का पाकिस्तान, उसमें परिसीमन करा दिया। नतीजा क्या हुआ कि जिस क्षेत्र से आप निर्वाचित होकर के आए हैं वो अब पाकिस्तान का, पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अब कांग्रेसियों ने कहना चालू किया कि आप जो है यहाँ के अब प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, आप प्रतिनिधित्व नहीं रहे हैं, आप चले जाइए पाकिस्तान। बाबा साहब ने कहा मैं जन्म से भी भारतीय हूं और मृत्यु भी मैं भारतीय के रूप में ही स्वीकार करूंगा। और उन्होंने योगेंद्र मंडल जी को भी बहुत समझाया था कि आप इनके बहकावे में मत आइए। जिन्ना जी बाबा साहब आम्बेडकर को भी बहुत प्रलोभन दिए थे कि चलिए पाकिस्तान, चलिए वहां जाकर के हम ऐसे हिंदू समाज में, इस हिंदू धर्म में बहुत छुआछूत है, लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया है, हम वहां चलेंगे तो मुस्लिम और दलित मिल करके एक अच्छा देश का निर्माण करेंगे।
बाबा साहेब आम्बेडकर उनके चरित्र को जानते थे, इसलिए उन्होंने एकदम स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन योगेंद्रनाथ मंडल जी चले गए, आप सब उनका जानते हैं क्या स्थिति थी, और चले जाने के बाद वहां कैबिनेट मिनिस्टर भी बने। लेकिन जो नरसंहार चालू हुआ, लाखों लाख लोग हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, और योगेंद्र मंडल जी वहां कैबिनेट में रक्षा कानून मंत्री होने के बाद भी किसी एक जन को भी बचाने में कामयाब नहीं रहे, एक जन को भी बचाने में कामयाब नहीं रहे। लाखों हिंदुओं की जमीनें लूट ली गई, बहनों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं की गई, वो बचा नहीं पाए, और अंत में ग्लानी, अपने मन में ग्लानी लेकर के एक बड़ा इस्तीफा का पत्र देकर के भारत में रहे, और 1968 में वो एकदम निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए मर गए। ये जो आज लोग नारा लगाते हैं जय भीम जय मीम, मुस्लिम दलित जो आज लोग सोचते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन हम बनाएं, हमारे भी दलित के बहुत सारे नेता इस प्रयोग में लगे रहते हैं। ये जीवन के उदाहरण है जो शुरुआत में ही जो प्रयोग पूरी तरह से विफल हो गया, जिसका खामियाजा आज भी बांग्लादेश में भी जो हिंदू बचे हुए हैं कौन है, वो दलित हिंदू ही है। पाकिस्तान के अंदर जो बचे हुए कौन है, वो दलित हिंदू ही है। बाकी जो लोग थे, जो सक्षम लोग थे, वो तो अपना भविष्य देख करके भारत में प्रवेश कर गए। उस समय भी बाबा साहब आम्बेडकर ने इसका विरोध किया था, और उन्होंने कहा था मैं भारत छोड़कर नहीं जाऊंगा। और उसी समय एक घटनाक्रम हुई कि नेहरू जी के साथ एक बैरिस्टर साहब थे जो हिंदू महासभा के बहुत बड़े नेता भी थे, और एक राष्ट्रवादी विचारक भी थे, जो पुणे से जो अपना जो है वो संविधान सभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। नेहरू जी के साथ उनका बड़ा मतभेद हुआ, और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इसी समय नेहरू जी का भी, माफ कीजिएगा, आम्बेडकर जी का भी सदस्यता वहां से चला गया। उन्होंने बोला हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और एक सीट खाली हुई तो नेहरू जी फिर बहुत परेशान हुए। वो कहें कि ये जो खाली हो गया है सीट, इसमें चुनाव होगा तो हो सकता है आम्बेडकर जी फिर जीत करके आ जाएंगे संविधान सभा में। तो भागे भागे उनके पास गए, बैरिस्टर साहब के पास, और उनको आग्रह किया कि आप जो है क्यों आपने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा वापस ले लीजिए। लेकिन बैरिस्टर साहब ने उस समय कहा कि मुझसे अच्छा और ज्ञानवान व्यक्ति यहां से जीत करके जाएगा और संविधान सभा के गौरव को बढ़ाएगा। और उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से आम्बेडकर जी को पुणे बुला करके वहां से फिर से निर्वाचित करके हिंदू महासभा का, जो लोग आम्बेडकर जी और हिंदुओं में विभेद पैदा करने का जो बात करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, वहां से जिता करके वापस पुणे से जीत करके आए, और संविधान सभा में आकर के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बने। नेहरू जी तो चाहते थे, एडवर्ड नाम के एक ब्रिटिश लॉयर थे, कानून के ज्ञाता, उनको भारत का संविधान लिखने दिया जाए। लेकिन कई जगहों से कई लोगों ने बताया कि आपके यहाँ आम्बेडकर जी जैसे महान और इतने ज्ञानी पुरुष है, आप उससे करवाइए। तो गांधी जी के इंटरफेरेंस से उनको लिखने का मौका मिला, लेकिन कभी भी इन्होंने जो है, नेहरू जी ने कभी उनको मौका नहीं दिया। बाद में इंटरिम जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें कानून मंत्री भी बने थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी और अपने आम्बेडकर जी भी। और खाली दलितों के मसीहा है ऐसा लोग कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए माताओं बहनों के लिए जो मैटरनिटी लीव है, जो आपको जो मातृत्व अवकाश मिलता है, तो बाबा साहब आम्बेडकर का दिया हुआ है। मजदूरों के लिए 8 घंटे जो काम का रिस्ट्रिक्शन है, औद्योगिक क्रांति के बाद तो 14 घंटे लोग इंग्लैंड में काम कराते थे, 16 घंटे में काम कराते थे। लेकिन 8 घंटे का जो काम है वो किसने दिया था? आम्बेडकर जी ने दिया था। आज स्वतंत्र भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ है, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, एक शोध है बाबा साहब आम्बेडकर का इकोनॉमिक्स के ऊपर, उसके आधार पर जो है आरबीआई के कॉन्सेप्ट भारत के अंदर आए। ऐसे ज्ञानवान पुरुष, ऐसा ज्ञानवान महामानव उस कैबिनेट में रहता है, नेहरू जी के कैबिनेट में रहता है। लेकिन नेहरू जी कभी भी उनके विद्वता का या उनका कोई इस्तेमाल कभी अपनी विदेश नीति में या कभी अर्थव्यवस्था में कभी नहीं करते, बराबर उनको प्रताड़ित, उनको नीचे दिखाने का काम करते। और इस लगातार उपेक्षा के कारण, लगातार नेहरू जी की उपेक्षा, और जो देश पुष्टिकरण की राजनीति में आगे बढ़ गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जैसे ही ये कश्मीर वाला मामला उन्होंने 370 किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आम्बेडकर जी ने भी कहा कि अब जो सरकार है, सरकार का फोकस जो है सर्व समाज नहीं है, दलितों की बातें अब नहीं करते नेहरू जी। 20,000 से ज्यादा संबोधन है नेहरू जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद, पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कभी भी उन्होंने दलितों का
वंचितों का, आदिवासियों का कभी उन्नयन का बात नहीं किया। उल्टे रिजर्वेशन के लिए जो भारतीय जनता पार्टी को लोग कहता है जो आरक्षण का विरोधी है, संसद के अंदर नेहरू जी ने जितने भी उस समय मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, सभी को चिट्ठी लिखा था कि आरक्षण का आपको विरोध करिए। बकायदा उनका लिखित चिट्ठी है कि भाई आप आरक्षण का विरोध करिए। उस नेहरू जी के मानसिक प्रताड़ना से और जब देखा कि भाई देश गलत रास्ते में जा रहा है, उन्होंने उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफा दिया तो नेहरू जी को, यहां एक कांग्रेस के बड़े लीडर थे, उन्होंने चिट्ठी लिख करके कहा कि भाई राजा साहब और आंबेडकर जी इस्तीफा दे रहे हैं, इससे सरकार को क्या फर्क पड़ेगा। तो नेहरू जी ने कहा कि राजा साहब के जाने से तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन आंबेडकर जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे मन के भाव के साथ बाबा साहब आंबेडकर को प्रताड़ित करने का काम नेहरू जी और कांग्रेस ने किया। 1952 में चुनाव हुआ, जिस बाबा साहब आंबेडकर के संविधान के ताकत पर, आरक्षण की ताकत पर मुझ जैसा एक साधारण घर का लड़का, एक दलित, एक बावरी घर का लड़का आज मंत्री तक का पद को धारण किया है, जिसके कारण संविधान के लागू हो जाने से एक कंफर्म हुआ कि राजा के घर में रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। राजा के घर में रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। 5 साल में निर्वाचन के माध्यम से जनता जिसको चुनेगी वही देश का नेतृत्व या क्षेत्र का नेतृत्व करेगा। इतना बड़ा ताकत देने वाले आंबेडकर जी को लोकसभा में कैसे ना पहुंचे, इसके लिए नेहरू जी ने जब वो चुनाव लड़े इंडियन रिपब्लिक पार्टी बना करके, उनको हराने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करके उनको हराया 1952 का चुनाव। फिर 1954 में उपचुनाव हुआ, उसमें भी व्यक्तिगत पूरा प्रयास करके 4-4 मीटिंगें करके उस चुनाव में भी बाबा साहब आंबेडकर को हराया। उसमें पूरा देश ही कांग्रेस के मुंह पास में था, मोहजाल में था, और उसका फायदा उठा करके नेहरू जी ने आंबेडकर जी को उस देश के सर्वोच्च सदन में आने का मौका नहीं दिया, उनको वहीं रोक दिया। बाबा साहब आंबेडकर का 1956 जब देहांत हुआ, जब महापरिनिर्वाण हुआ, तो उनको उनके अनुयायियों ने, उनके धर्मपत्नी ने सरकार से मांग करी कि भाई बाबा साहब आंबेडकर को दफनाने के लिए 2 गज जमीन तो दीजिए। लेकिन कांग्रेस ने, नेहरू जी ने उसको सीधे इनकार कर दिया। 2 गज जमीन समाधि के लिए उनको दिल्ली के अंदर नहीं दी। बाध्य होकर के बाबा साहब आंबेडकर के पार्थिव शरीर को जुहू के बीच ले जाना पड़ा। जुहू ले जाकर के, बॉम्बे ले जाकर उनकी अंतिम क्रिया कराई गई। कांग्रेस ने अपने जीवंत काल में, बाबा साहब के जीवंत काल में कोई सम्मान नहीं दिया और उनके मरने के बाद भी सम्मान नहीं दिया। 2013 का आरटीआई है। बाबा साहब आंबेडकर के नाम पर देश में कितने स्मारक हैं? आरटीआई का जवाब है 0। पूरे देश के अंदर एक भी बाबा साहब आंबेडकर के नाम पर कोई स्मारक नहीं था 2013 तक। बाबा साहब आंबेडकर का कोई तेलीय चित्र लोकसभा या राज्यसभा में नहीं थी। बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया गया था। नेहरू जी ने अपने जीते जी भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने जीते जी अपना भारत रत्न ले लिया, और 1990 से पहले कांग्रेस के जितने भी लोग थे, जितने भी उनकी क्या ख्याति थी, कुछ ख्याति रही होगी इसीलिए दिया होगा, लोग सभी दिवंगत है, उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उनके सारे लोगों को भारत रत्न मिल गया। लेकिन संविधान के शिल्पकार, एक महामानव, जिन्होंने अपने पूरे जीवन के संघर्ष के बाद, अपने अनुभव के बाद विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान दिया, जिसके बूते आज यह विश्व का सबसे सफल लोकतंत्र है, उस बाबा साहब आंबेडकर जी को कब भारत रत्न मिला? जब 1990 में, 1989 में वीपी सिंह जी की सरकार बनी थी और अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी उस सरकार में थे, तो अटल जी के प्रयास से, अटल जी के अनुशंसा पर
बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न मिला। उनके प्रयास से सदन के अंदर तेलीय चित्र लगा। एक कांग्रेस ने उनको जीते जी और उनके मरने के बाद सम्मान नहीं दिया, और आज संविधान की पट्टी लेकर के और संविधान का बाबा साहेब का दुहाई देकर के देश का लोकतंत्र और देश का संविधान बचाने का ढोंग रच रहे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर को कौन सम्मान दिया? बाबा साहब आम्बेडकर को असली सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने देना प्रारंभ किया जब उनको भारत रत्न से नवाजा गया, और जब अटल जी आए सत्ता में 1999 में 5 साल के लिए, तब उन्होंने अटल जी के प्रयास से जो 26 अलीपुर है जहां महापरिनिर्वाण हुआ था बाबा साहेब आम्बेडकर का, उसको राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए पहली बार वहां काम प्रारंभ करा गया 26 अलीपुर लेकर के। लेकिन फिर सरकार चलेगी, 10 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, उस 26 अलीपुर में राष्ट्रीय स्मारक के आगे बढ़ने में कोई काम नहीं हुआ। फिर वो दौर आता है जब बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान के प्रदत्त ताकत से पहली बार देश के अंदर कोई गैर कांग्रेसी सरकार जो पूर्ण बहुमत से बनी हो, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, वो आता है 2014 साल, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनते हैं, और उसके बाद देश का उन्नयन और संविधान का संवर्धन जो चालू होता है वो अद्भुत है। उसके बाद वो यात्रा चालू होती है, वो सही मायने में संविधान और बाबा साहब आम्बेडकर के सपनों का भारत का संविधान चालू होता है, निर्माण चालू होता है। बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने संविधान में समतामूलक समाज की रचना करने के लिए, विकास के क्रम में आप पीछे छूट गए हैं, गुलामी के लंबे दशकों के कारण आपका विकास नहीं हो पाया है, इसमें आपका कोई गलती नहीं है, इसमें आपका कोई ऐसा कोई अभिशाप नहीं है। अब संप्रभु देश भारत के नागरिक हैं, इसलिए आपका यह हक और अधिकार है कि आपके उन्नयन के लिए सरकार तमाम कल्याणकारी योजनाएं और कार्य करे, जिससे आपके उन्नयन का जो विकास का जो गति है वो तीव्र से तीव्रतर हो। ऐसा संविधान में हमको 1947 के बाद 1950 में लागू होने के बाद ही हमको मिल गया था, लेकिन उसको कभी भी मूर्त रूप कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस ने तो ऐसा आभा मंडल पूरे देश के अंदर बना के रखा कि कांग्रेस माने ही देश और देश माने ही कांग्रेस। कांग्रेस के बिना ये देश नहीं चल सकता है। इंदिरा मतलब इंडिया, इंडिया मतलब इंदिरा, एक प्रोसेसर चलता था। संविधान विधान कोई मायने नहीं रखता। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए, तब उन्होंने 15 नवंबर, माफ कीजिएगा, 26 नवंबर 2015 देश के अंदर अपने सदन में 2 दिनों का बहस रखा संविधान के ऊपर और बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर, और 2 दिन बहस के बाद लोकसभा और राज्यसभा में आजाद भारत के अंदर किसी व्यक्ति के बारे में इतनी गहन चर्चा, इतनी बड़ी चर्चा आज तक नहीं हुई। आम्बेडकर जी के ऊपर 2 दिन का संवाद और बहस का कार्यक्रम रखा, 2 दिन गुणगान हुआ, बाकी जो छिपी हुई चीजें थी वो सामने आई। आम्बेडकर जी और संविधान के जो गुण हैं उसको बताया गया, इस भारतीय लोकतंत्र के बढ़ते जीवंत गुणों को बताया गया, चर्चिल के उस भविष्यवाणी को जिसने पूरी तरह से भविष्यवाणी को फेल किया कि भारतीय गणतंत्र नहीं ज्यादा दिन चल सकता है, लोकतंत्र विखंडित रहेगा, उसको फेल करने का जो ताकत संविधान ने दिया था उसका गुणगान हुआ। और देश के अंदर 26 नवंबर को संविधान गौरव दिवस के रूप में डिक्लेयर करने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। 14 अप्रैल बाबा साहेब के जन्म दिवस को, 6 दिसंबर उसके महापरिनिर्वाण दिवस को, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने वार्षिक 6 कार्यक्रम में 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती को मनाती है। 26 नवंबर को और एक राष्ट्रीय गौरव के रूप में मनाने का डिसीजन, गौरव को मनाने का डिसीजन भारतीय जनता पार्टी ने लिया। केंद्र की सरकार ने गजट प्रस्तावित किया और वहां से हम हर साल 26 नवंबर को संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे पहले वो लॉर्ड डेज के नाम से ही मना करके खत्म हो जाता है
किसी को पता भी नहीं चलता था कि हमारे संविधान की क्या ताकत है। जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जो है संविधान जब प्रधानमंत्री बने तब दिखावे के लिए करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं जब वो मुख्यमंत्री थे 2010 में, तभी उन्होंने संविधान को हाथी पे रख करके एक बड़े ही सम्मान के साथ एक यात्रा निकाली थी और हर वर्ष उनका यात्रा निकालते थे। संविधान के प्रति उनका सम्मान और उनका जो समर्पण है वो किसी के सर्टिफिकेट की दरकार नहीं है। कांग्रेस और कांग्रेस के जितने भी लोग हैं उन्होंने तो संविधान की हमेशा धज्जियां उड़ाई। प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने न सिर्फ संविधान का सम्मान किया बल्कि बाबा साहब आंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए 5 स्थलों को, उनकी जन्मभूमि महो, उनकी शिक्षा भूमि लंदन, उनकी दीक्षा भूमि नागपुर, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ वो 26 अलीपुर दिल्ली, और जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ वो चैत्य भूमि बॉम्बे हिंदू मिल। ऐसे 5 जगहों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करा। ये तीर्थ हमारे हिंदू संस्कृति में क्या है? तीर्थ वो पवित्र स्थल है जहां जाकर के आप प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जहां से आपके जीवन में ऊर्जा आती है, जहां से आपके जीवन का दिशा निर्धारित होता है, जहां से आप उस लक्ष्य, उस जीवन को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो ताकत हासिल करते हैं। बाबा साहेब आंबेडकर ऐसे ही जीवंत महामानव थे जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के मन में इस संविधान के प्रति समर्पण पैदा किया। ये जो लेफ्ट लोग हैं इनको मालूम है, ये जो आरक्षण व्यवस्था है और जो बाकी चीजें हैं इनको मालूम है कि भारत के अंदर लेफ्ट आंदोलन इसलिए सक्सेस नहीं कर पाया क्योंकि भारत का संविधान ने इतनी ऊर्जा और इतना विश्वास लोगों में भर दिया था कि हम संविधान की ताकत से अपना हक और अधिकार ले लेंगे, हमको बंदूक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिन के लिए लोगों ने बरगलाया लेकिन वो भी टूट गया। ऐसे महामानव के जीवन से जुड़े 5 स्थलों को विकसित करके आज राष्ट्रीय धरोहर के रूप में बनाने का काम किया है। लंदन का जो उनकी शिक्षा भूमि जहां से उन्होंने बैरिस्ट्री की थी, वो पूरे बिल्डिंग को उस समय देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने खरीद लिया। हिंदू मिल की सारी जमीन को खरीद लिया और आज जहां उनकी चैत्य भूमि है, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बाबा साहब आंबेडकर की बन रही, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, बुर्ज खलीफा से भी शायद बड़ा है, ऐसा लोग कहते हैं, इतनी बड़ी प्रतिमा बन रही है। और कांग्रेसी कहते हैं आज कि बाबा साहब आंबेडकर और संविधान का हम सबसे बड़ा संत हैं, जिसने संविधान की तो धज्जियां उड़ा दी। 90 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन जिन्होंने लगाया, चुनी हुई सरकारों को जिसने हटा करके राष्ट्रपति शासन लगाया, जिन्होंने इमरजेंसी लगा करके सारे हक अधिकार, संविधान के प्रदत्त हक अधिकार एक मनुष्य के रूप में आप अधिकारों को पूरी तरह से गंवा चुके, ऐसे प्रैक्टिस करने वाले लोग आज कह रहे हैं कि भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र खतरे में है। और विदेश में जाकर के कह रहे हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है कंप्रोमाइज है। आरक्षण के विषय में राजीव गांधी जी ने कहा था 2 घंटे भाषण करके सदन के अंदर कि आरक्षण से हम बेवकूफों को नहीं लाना चाहते हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के विरोध में राहुल गांधी जी जाते हैं विदेश में तो कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। सैम पित्रोदा जो उनके राजनीतिक गुरु है वो कहते हैं कि बाबा साहब आंबेडकर की कोई भूमिका ही नहीं है संविधान के निर्माण में। और आज वो सारे लोग दुहाई दे रहे। आज जो भी वो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब आंबेडकर को ढाल बना करके अपनी गलतियां छिपाने के लिए, और कैसे इसे समाज जो एकत्रित हो रहा है विशेष करके हिंदू समाज, और मैं आपको कह रहा हूं, मैंने कई मंचों से कहा है और भी लोग कहते हैं, भारत के अंदर लोकतंत्र, भारत के अंदर संविधान तभी तक जीवित है, बाबा साहब का नाम तभी तक जीवित है जब तक इस भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, ना बाबा साहब का नाम रहेगा, ना संविधान रहेगा, ना लोकतंत्र रहेगा। पूरे विश्व के अंदर कोई ऐसा इस्लामिक कंट्री नहीं है जो शरीयत के अलावा संविधान से चलता हो। हमारे देश के अंदर भी अभी सभी लोग, हमारे झारखंड में अभी दूसरी बार सरकार आई है, वहां का मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, वो कहता है हमारे लिए शरीयत संविधान से ऊपर है। जो गजबे हिंद का जो फिरकी उसके माथे में चलता है
उसी का नतीजा ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है और जो घटनाएं मुर्शिदाबाद में हो रही है उसी का एकमात्र काम। जो संविधान से ऊपर अपने धर्म को मानते हैं, आप समझ लीजिए जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी, वो बहुसंख्यक हो जाएंगे, तो आपको करेंगे क्या? धर्म आधारित आरक्षण का घोर विरोधी बाबा साहब अम्बेडकर थे और यही कारण था कि संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता नहीं थी, पंथ निरपेक्षता नहीं थी, समाजवाद नहीं था। उस समय थोड़ी ऐसा था कि वो लोगों ने विचार नहीं किया, तो उन्होंने पूरा विचार किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण की नीति नहीं हो सकती है, एक क्लासिफिकेशन होगा, वर्गीकरण होगा, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, उनके क्लासिफिकेशन से ही उनको हम लोग दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने उस समय, मुस्लिम लीग ने जो किया था, कांग्रेस आज उसको धारण कर रही है। आज तुष्टिकरण की राजनीति के चलते कर्नाटक में जो है धर्म के आधार पर जो है आरक्षण की व्यवस्थाएं कर रही है, तो संविधान को कमजोर कौन कर रहा है? भारत के लोकतंत्र गणराज्य को कमजोर कौन कर रहा है? पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जी का जो तुष्टिकरण का राजनीति है, हिंदू मर गया उसके लिए दो शब्द नहीं है और मौलवियों को बुला करके कह रही है कि हम आपके साथ हैं। देश का संविधान देश का संसद जो कानून पास कर रहा है उसको कह रहे हैं कि हम लागू नहीं होने देंगे। तो आप समझ सकते हैं जो लोग संविधान की कॉपियां लेके घूम रहे हैं वो कितने बड़े रांगा बियार है। तो बड़ो रांगा सियाल अपना के बुझते हो ये रागा सियाल देख থেকে ভাষার জন্যই বলছি আপনাদের। আজ ভারত দেশে যদি রাষ্ট্রপতি কোনো দলিত হয়েছে তো সেটা রামনাথ কোবিন্দ জি কে বানালো? भारतीय जनता पार्टी। आज देशेर भितरे यदि कोनो अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री होइछे सेटा के हलो? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इतने बड़े साइंटिस्ट, राष्ट्रवादी विचारक कौन बनाया? भारतीय जनता पार्टी। आज देशेर माঝখানে मूलवासी आदिवासी राष्ट्रपति प्रथम महिला यदि के होइछे द्रौपदी मुर्मू महामहिम के बनालो? और बोलबे जे कांग्रेस और बाकी यार आमाके बनाई दिबे, ओर भाइपो छाड़ा नहीं काकू बनावे ना। भारतीय जनता पार्टी है अमर बावरी के मंत्री बनावे, नरेंद्र भाई मोदी जे चाप बिक्री करे ताके प्रधानमंत्री बनावे, मोहन यादव के अपना जो है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बनावे, एक ने अपना जो मोहन माझी के उड़ीसा मुख्यमंत्री बनावे। ये भारतीय जनता पार्टी करते पारे, बाकी गिला की करबे? राहुल गांधी बनबे प्रधानमंत्री। आज जो प्रधानमंत्री ना बनलो ताओ वो जे कथाटा बोलबे सेटाई सबाइके शुनते होबे। आज खड़गे जी आछे ना दलितेर बोलछे उनि अध्यक्ष हच्छे, लेकिन जो तो देरी राहुल गांधी दाड़िए थाकबे उनि दाड़िए थाकबेन, जो तो देरी उनि बसबेन ना करबेन ना कि आछे अधिकार। এই সব জিনিসগুলো আপনাকে বুঝতেই হবে যে সংবিধানের জন্য বাবা সাহেব আম্বেদকরের জন্য কে করেছে। একটি প্রশ্ন কোন কংগ্রেসী এক কাউকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে বাবা সাহেব या लेफ्टिस्टকে জিজ্ঞাসা করুন, মমতা দিদিকে জিজ্ঞাসা করুন যে ভাই আপনি বাবা সাহেব তার সংবিধানের নামে কি করেছেন? কারো কাছে একটি প্রশ্ন নেই, খালি আছে কি ফলস নেগেটিভ দেওয়া कि भारतीय जनता पार्टी আসবে तो संविधान बदले देवे, सीए আসবে সবার नागरिकता शेष हो जाए। कारो नागरिकता शेष हलो कि 40% जो मुस्लिम आबादी আছে না, 40% যে আমাদের कल्याणकारी योजना चले प्रधानमंत्री সেখানে সবার বেশি উপভোগ অল্পসংখ্যক সমাজ করে কিন্তু সমাজ করে। সেজন্য বন্ধুগণ আমরা অনেক গরিব মানুষ, ডেলি খাটে খাই, সেজন্য আমাদেরকে যে দুনিয়া যে দেখায় যায় সেটার পেছনে আমরা চলে যাই। लेकिन নিজের বিবেচনা নিশ্চয় করুন। যদি কেউ বলে দিল দেখো কাওয়া যে আছে তোমার কান নিয়ে পালাচ্ছে, তো কাওয়ার পেছনে না যায়নি, নিজের কানটাকে দেখতে হবে। কে আপনাদের জন্য কে আরক্ষণের জন্য ईडब्ल्यूएसडी ने प्रधानमंत्री जी आरक्षण আরো বাড়ালো কি কম করলো? আজ एससी एसटी কানুনটা যেটাকে সুপ্রিম কোর্টে খারিজ করেছিল সেটাকে আবার আইনে নিয়ে সদরের ভিতরে আইনে নিয়ে সেটাকে প্রোটেকশন দেওয়ার কাজ কে করলো? आज কত योजना চলাচ্ছে, 4 करोड़ বেশি প্রধানমন্ত্রী আবাস কে পেয়েছে? গরিব দলিত আদিবাসী মানুষরাই তো পায়। মাফ করবেন আমার বাংলা তো ভালো না, তার কেউ বলবো যে বাঙালি আছে তার কথা বলি। সেই জন্য এতটুকু আগ্রহ করে নিয়ে कि बाबा साहेब आम्बेडकर के अगर यदि आज एत नाम जो दुनिया में माঝখানে কেউ দিচ্ছে তার কারণই হচ্ছে भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के कारण ही आज आम्बेडकर जी का इतना नाम और इतना सम्मान पूरे देश दुनिया में मिल रहा है।
कांग्रेस ने तो अपने परिवार को छोड़ करके, नेहरू गांधी छोड़ करके कभी भी किसी भी महात्मा का आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। उन्होंने तो देश को बताने का प्रयास किया है कि हम हैं तभी देश स्वतंत्र है, हम हैं तभी जो है देश है। गांधी परिवार माने देश, ये बताने का ही उन्होंने प्रयास किया है। और जितने भी हमारे अमर बलिदानी थे उनको कमतर आंकने का काम किया है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान। आज पश्चिम बंगाल में भी लोकतंत्र खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, यहाँ के ममता दीदी के लिए है, टीएमसी के लिए है कि निर्वाचित लोगों को बम के जोर पे, बंदूक के जोर पे उनके वोटों को खरीद लिया जाता है। जहां ओसी जाकर के आपको डरा धमका करके आपके वोट को सरकार के पक्ष में लाने का काम करता है। जहां फ्री एंड फेयर कोई इलेक्शन नहीं हो सकता है। अगर यदि आपने वोट दे दिया तो आपके घर में जाकर के बारूद मार के, गोली मार करके, आपके बहु बेटियों के साथ अत्याचार करके एक पूरा प्रयास प्रारंभ हो गया है कि इस बांग्लादेश के साथ इस पश्चिम बंगाल को भी मिला दिया जाए और एक अलग भारत को टुकड़े कर दिया जाए। इससे बचने के लिए आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी या फिर नरेंद्र भाई मोदी रहते हुए तो कभी कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, जो इसकी संभावना प्रबल है, क्योंकि हमारी संख्या जिस तरह से घटी है और उनकी संख्या जिस तरह से बढ़ी है, अगले 20-25 साल में इस देश का क्या रूप होगा। हम तो स्वतंत्र देश में संविधान की ताकत से अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन हमारे बाल बच्चे क्या इस संविधान और लोकतंत्र की ताकत में अपना जीवन जी पाएंगे क्या, ये हमारे पास एक प्रश्न है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में इस प्रश्न को आपके बीच में रखते हुए, छोड़ते हुए आपने यहाँ बुलाया। आप सबका अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जोहार, भारत माता की जय। जय भीम, जय भारत।